हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल शुभ तबारिक नॉलेज करने। गाइस, आज हम लोग करने वाला है क्लास 8 का, ठीक है, क्लास 8 जेक बोर्ड का किशोरावस्था की ओर का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो। और आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाला है। पिछले वीडियो में आप लोग जान लिए होंगे सभी कुछ, यानी किशोरावस्था की ओर में जितना भी टर्म स्टार्टिंग में था सब कुछ मैं समझा दिया हूँ कि यौवनारंभ क्या होता है, यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन क्या क्या होता है, ठीक है, गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है, स्त्रियों और पुरुषों में क्या अंतर आता है, कैसा होता है, सब कुछ समझा दिया गया है। अब हम लोग जो करने वाले हैं, ये वाला जितना भी टॉपिक रहेगा ये आपका जंतुओं में जनन में रहा था और उसी के कुछ टर्म को किशोरावस्था की ओर में लाया गया है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये चीज़ें हम लोगों के वर्ल्ड में सभी महिलाओं में ये चीज़ें होते ही रहता है। प्रत्येक महीना में प्रत्येक 28-30 दिन छोड़ छोड़ के ये चीज़ें होता है। इस चीज़ का नाम क्या है? इस चीज़ का नाम है ऋतुस्राव। इस चीज़ का नाम क्या है? ऋतुस्राव। अगर कोई लोग ऋतुस्राव यानी नहीं जानते हो तो उसको अलग नाम भी है, उसका बहुत सारा नाम है। जैसे कि उसका नाम हो जाता है ऋतुस्राव, या फिर आप बोल सकते हो इसे पीरियड्स, ठीक है, इसे कहते हैं पीरियड्स। इसे कहते हैं आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर गौण लैंगिक लक्षण जो है ये हम लोग पिछले वीडियो में करा लिए हैं। और कुछ मैं चीज़ें आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो आपका हार्मोन होता है, ठीक है, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये हार्मोन निकलता है आपका ग्रंथि से। वो तो बाद में पढ़ेंगे, मैं फिर से और एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका पुरुष लोगों के हार्मोन है, और जो एस्ट्रोजन है ये आपका स्त्री हार्मोन है। ये दोनों को आप लोग जान लीजिए, अभी काम आने वाला है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे ऋतुस्राव को, यानी जनन प्रकार प्रारंभ करने से हार्मोन की भूमिका में ही है आपका ऋतुस्राव, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले गर्भाशय होता है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का कुछ चीज़ें होता है। दोनों साइड में क्या होता है? ये दोनों साइड में होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और इस अंडाशय से कभी कभी कुछ एक अंडाणु परिपक्व रूप से यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर हो जाता है? यहाँ पर। अंडाणु जब आता है और यहाँ पर रहता है क्या? यहाँ पर रहता है गर्भाशय। अंडाणु जब आता है ये सोचता है शुक्राणु के साथ ये मिल जाएगा, इधर से शुक्राणु के साथ मिल जाएगा। ये योनि का साइड है, ठीक है, ये अंडाशय है। और अंडाशय से जब अंडाणु आता है, ये अंडाणु है और ये गर्भाशय है, ठीक है, जब आता है और ये है शुक्राणु, ये है शुक्राणु, इधर से शुक्राणु जाता है। तो अंडाणु क्या सोचता है? अंडाणु सोचता है कि शुक्राणु के साथ वो मिल जाएगा, ठीक है। और क्या सोचता है कि मिल के वो उम्मीद जताता है, ठीक है, वो उम्मीद जताता है। यहाँ से अंडाशय से अंडाणु परिपक्व रूप से यहाँ पे आता है एक अंडाणु, और वो उम्मीद लगाता है कि वो शुक्राणु के साथ मिल जाएगा और मिल के वो निषेचन हो जाएगा और भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण का निर्माण यानी बच्चा का निर्माण करेगा। कहाँ पर करेगा? गर्भाशय में, यानी यहाँ पे भ्रूण का निर्माण करेगा, वो सोचता है, ठीक है। मगर सभी बार क्या होगा? भ्रूण का निर्माण क्या होगा? सभी बार क्या शुक्राणु को वो पाएगा? नहीं पाएगा, ठीक है। और ये भ्रूण का निर्माण कब होगा? भ्रूण का निर्माण कब होगा? जब शुक्राणु के साथ मिलेगा। भ्रूण का निर्माण तब होगा जब शुक्राणु के साथ मिलेगा, ठीक है। और शुक्राणु के साथ कौन मिलेगा? अंडाणु। कौन मिलेगा? अंडाणु। और ये किसके शरीर में होता है? स्त्रियों के शरीर में होता है, ठीक है। अब देखिए,
अगर अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिल जाए, अगर अंडाणु यानी ये वाला, ठीक है, अगर अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिल जाए, तब क्या होगा? तब भ्रूण का निर्माण होगा, तभी मतलब बच्चा पैदा होगा। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाएगा तभी बच्चा का निर्माण होगा, बच्चा पैदा होगा। ठीक है, अब देखिए निषेचन ये क्या होता है? शुक्राणु। निषेचन यानी शुक्राणु, और शुक्राणु यानी नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक या मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाता है उसे कहते हैं युग्मनज। जब मिल जाता है उसे कहते हैं युग्मनज। और ये मिलने की प्रक्रिया को, ठीक है, मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक है, आप सिर्फ समझिए, क्वेश्चन आंसर अभी मत बनाइए। क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में पूरा डिटेल्स में दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, पूरा समझाया जाएगा। और इस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। किसका मिलने की प्रक्रिया को? नर एवं मादा युग्मनज का। ठीक है, अब देखिए, तो इतना दूर तो समझ गए कि अगर शुक्राणु और, है ना, इतना दूर तो समझ गए, अगर ये अंडाणु है, अंडाशय से अंडाणु आया, ठीक है, अगर ये अंडाणु शुक्राणु के साथ मिल जाएगा तब किसका पैदा होगा? बच्चा का, यानी भ्रूण का निर्माण होगा तब। मगर आप लोग सोचिए, शुक्राणु तो हर बार नहीं मिलेगा। जब शुक्राणु आपस में अंडाणु के साथ नहीं मिलेगा तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? अब देखिए, अगर शुक्राणु नहीं मिला तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका ऋतुस्राव। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋतुस्राव, यानी पीरियड्स, जो हर लड़की के अंदर होती है। यौवनारंभ से ये स्टार्ट होता है ऋतुस्राव। यौवनारंभ यानी 10-11 साल से ये स्टार्ट होता है आपका ऋतुस्राव, यानी पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, बहुत नाम है, इसे महावारी भी कहते हैं। ये 10-11 साल से स्टार्ट होता है यौवनारंभ में, मगर ये अनियमित बार होता है। ठीक है, अनियमित मतलब क्या होता है? यौवनारंभ यानी किशोरावस्था में जब कोई लड़की चली गई है, 10-11 साल हो गई है, तब इसका ये वाला प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है ऋतुस्राव का। कभी कभी किसी लड़की का ऐसा भी हार्मोन्स होता है जो 10-11 नहीं, कम उम्र में भी हो जाता है, 9 साल में भी हो जाता है, 9-10 में, और किसी का 12-13 में भी होता है। ठीक है, तो वो जो ऋतुस्राव है वो अनियमित होती है, और फिर धीरे धीरे होते होते वो एक निश्चित टाइम में होती है, 28 से 30 दिन के अंदर। ठीक है, यानी 1 महीना लगा देता है 28 से 30 दिन के अंदर। समझ में आया? अब हम लोग ऋतुस्राव को तो समझ लिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। समझ में आया ऋतुस्राव क्या होता है? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है? स्त्रियों में जनावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ से 10-12 वर्ष की आयु से होता है, जैसा कि मैं बोला वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पूरा समय जितना भी बोला यहाँ पर पूरा समझाया गया है। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, कैसे। देखिए, जो ऋतुस्राव जो होता है, यहाँ पर गर्भाशय है, यहाँ पर अंडाशय है, और यहाँ से अंडाणु आके यहाँ पे परिपक्व रूप से बैठता है, और ये मिलने की कोशिश करता है शुक्राणुओं के साथ। ठीक है, शुक्राणुओं के साथ, और मिल के क्या होता है? निषेचित हो जाता है, जिससे कि भ्रूण का निर्माण होता है। मगर अगर ये शुक्राणु के साथ नहीं मिल पाता है तब क्या होता है? ये भ्रूण का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है, वो भ्रूण का निर्माण नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे जब ये भ्रूण का निर्माण नहीं कर पाता है, इसमें क्या होता है? ये जो गर्भाशय है इसका परत मोटा हो जाता है। इसका परत क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, और यहाँ से ये अंडाणु टूटते रहता है, जिससे क्या होता है? रक्त वाहिका यानी रुधिर वाहिका, रक्त की प्रवाह योनि के रूप से निकलता है, योनि के रूप से निकलता है, और इसी को कहते हैं ऋतुस्राव। ये एक बार दाएं वाला अंडाशय से एक बार होता है, फिर
अगले महीना यानी 28 से 30 दिन के बाद बाएं वाला के साथ से होता है। मैं समझा देता हूँ आपको। एक बार दाएं की तरफ हुआ 1 महीना, नेक्स्ट महीना ये क्या होगा, नेक्स्ट महीना ये इधर से नहीं होगा, तब ये हो जाएगा आपका इधर से आ जाएगा, इधर से, और फिर ये वाला परत फिर से मोटा हो जाएगा, फिर इधर से आएगा। इस टाइप का होता है। इसे ही कहते हैं ऋतुस्राव या पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, 1 महीना इधर पे, नेक्स्ट महीना इस साइड से, और ये कब तक होते रहता है, ये 28 से 30 दिन तक, यानी 30 दिन के बीच ही ये होते रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ किसको क्या कहते हैं और किसको क्या नहीं कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रजोधर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रजोधर्म। ठीक है, रजोदर्शन क्या होता है, देखिए रजोदर्शन, रजोदर्शन, रजोदर्शन क्या होता है ना, पहला ऋतुस्राव यवनारंभ में होता है, ये हम लोग भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन होता है। यानी जब जब आपका ऋतुस्राव फर्स्ट होगा, यानी आपका उम्र का सबसे पहले, जब आपका लाइफ का सबसे पहले जब ऋतुस्राव होगा किसी लड़की का, उसे ही कहते हैं हम लोग रजोदर्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्ची है, उसका उम्र है अभी 10 साल, और उसी 10 साल में फर्स्ट टाइम उसका पीरियड्स हुआ, फर्स्ट टाइम उसका पीरियड्स हुआ, उसे ही कहते हैं रजोदर्शन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रजोदर्शन। अब पढ़ेंगे रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति क्या होता है, ये जो पीरियड्स होता है, ये पीरियड्स 10-12 साल से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र तक। जब 45 से 50 वर्ष का उम्र होगा तब ये पीरियड्स ख़त्म हो जाता है और नहीं होता है। और उसी जब लास्ट पीरियड्स जब होता है आपके लाइफ का, जब पीरियड्स रुक जाता है 45-50 उम्र में, उसे कहते हैं रजोनी वृत्ति। ठीक है, रजोनी वृत्ति। जब आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम पीरियड्स होता है उसे कहते हैं आपका रजोदर्शन, और जब पीरियड्स रुक जाता है उसे कहते हैं रजोनी वृत्ति। इतना तो समझ में आया। अब देखिए, अब क्या होता है, अब चलिए, अब आता है इसका कुछ भ्रांतियाँ। क्या आता है, इसका कुछ भ्रांतियाँ आता है। देखिए, ये भ्रांतियाँ क्या है, ये वाला बुक में दिया हुआ है या नहीं, ये तो आप लोग का जो न्यू बुक है एडिशन का, वहाँ पर तो भ्रांतियाँ दिया ही हुआ है। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ भ्रांतियाँ क्या है। देखिए, भ्रांतियाँ हैं न, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई काम करना निषेध है। ये गलत बात है। बहुत लोगों का मानना है कि जब पीरियड सेशन चल रहा होगा तब किसी को, पुराने ज़माने में माना जाता था कि रसोई घर में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर ये भ्रांतियाँ है, गलत बात है। ठीक है, इसको मानना चाहिए नहीं। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, तो ऋतुस्राव के बारे में आप लोग पूरा क्लियर हो गए। अब हम लोग जानेंगे संतति का लिंग निर्धारण, लड़की अथवा लड़का। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये जो संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आप ये वाला आप ये मत समझिएगा कि आप बता पाओ कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, मगर ये वाला जानना गलत है, ये वाला होता नहीं है। ये वाला हम लोग क्या जानेंगे कि ये जान पाएंगे कि इसका लड़का या लड़की होगा, वो वाला नहीं जान पाएंगे। हम लोग ये जान पाएंगे कि इसका क्या है। ठीक है, XY है तो क्या होता है, XX है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए ये वाला किस टाइप से होता है, मैं ये भी आपको समझा देना चाहता हूँ। लड़का जो होते हैं पुरुष, ठीक है, ये जो पुरुष होता है, पुरुष को हम लोग XY से डिनोट करते हैं, किससे, XY से। और स्त्री को यानी लड़की को हम लोग डिनोट करते हैं XX से, दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, XX से। तो कैसे मिलता है, क्या होता है, क्या नहीं, सब कुछ हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, फिर से मैं और एक बार आपको स्क्रीन में ले जाता हूँ, ये कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको है संतति। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा से संतति।
का लिंग निर्धारण। ये क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है पुरुष, दूसरा होता है स्त्री। यहाँ पर हो जाता है स्त्री और यहाँ पे हो जाता है आपका स्त्री यानी XX और पुरुष यानी XY। इसी से दर्शाते हैं, अगर XY यानी जानिएगा ये पुरुष होगा और XX यानी स्त्री होगा। और एक कैसे होता है कैसे नहीं मैं वो भी बताता हूँ। अब इसी को हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। यहाँ पर है आपका स्त्री, यहाँ पर है आपका पुरुष, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, स्त्री का होता है दो, एक होता है X, दूसरा भी होता है X। पुरुष का भी होता है दो, एक होता है X, दूसरा होता है Y। तो एक इस टाइप का होता है, देखिए जब ये X मिल के इस X के साथ मिलेगा, यानी दोनों क्या हो गए, ये भी X ये भी X, और XX क्या होता है, लड़की स्त्री होता है। तो आप जानेंगे कि ये वाला जो बच्चा है ये हो गया आपका लड़की। क्या हो गया, लड़की। और जब आपका ये वाला X इस X के साथ मिलेगा, पुरुष का X और स्त्री का X, तब भी क्या हो गया, ये भी X और ये भी X, यानी तब भी यहाँ पर हो गया आपका लड़की। लड़की। मगर जब इस Y के साथ ये वाला X मिल गया, तब क्या हो गया, ये X और ये Y, और XY क्या होता है, पुरुष यानी लड़का। तब यहाँ पे होता है आपका लड़का। तब यहाँ पे क्या होता है, लड़का होता है। समझ में आया, यानी X के साथ अगर Y मिले जाएगा तब ये बन जाएगा लड़का, जब X के साथ X मिलेगा तब ये बनेगा लड़की। और एक कैसे मिलेगा, ये वाला X अगर लड़की का हो और ये वाला Y अगर लड़का का हो तभी बनेगा, और ये वाला X अगर लड़का का हो या फिर ये वाला X अगर लड़की का हो ये तभी बनेगा। तो इतना दूर में समझ में आ गया कि लिंग निर्धारण कैसे होता है और XY क्या होता है, XX क्या होता है, ठीक है। इतना दूर में आपका कोई भी डाउट नहीं है, जितना दूर मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला में। यहाँ पर आपका एक फेस दिया हुआ है, ठीक है, एक आकृति दिया हुआ है और कुछ ग्रंथि के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्रंथि के बारे में, ठीक है। ग्रंथि क्या होता है, ये जो ग्रंथि है, ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि मतलब जहाँ से हार्मोन निकलता है, यहाँ से क्या होता है, एग्जिट करता है हार्मोन, यानी हार्मोन यहाँ से निकलता है। क्या होता है, हार्मोन यहाँ से निकलता है, कहाँ से, ग्रंथि से। और हार्मोन विशेष बहुत प्रकार का होता है। अब हम लोग इसके बारे में भी अभी जानेंगे। क्या जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका पीयूष ग्रंथि। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ये एक ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है। इससे क्या निकलता है, हार्मोन। और यही हार्मोन का मेन माना जाता है, इससे बहुत मतलब यही कंट्रोल करता है हार्मोन्स को, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है आपका पीयूष के पास आ जाता है आपका वृषण। क्या आता है, वृषण। वृषण और अंडाणु ये दोनों मुख्य है, ठीक है। मैं आपको और एक बार स्क्रीन में दिखाता हूँ ठीक से समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपका पीयूष, ठीक है। सबसे पहले हो गया क्या, सबसे पहले हो गया आपका पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट आ जाता है आपका वृषण। वृषण क्या है, ये भी एक ग्रंथि है। इससे क्या होता है, इससे शुक्राणु बनता है, इससे शुक्राणु बनता है। यह है वृषण, इससे शुक्राणु बनता है, यानी लड़का का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन समझ में आ गया। और नेक्स्ट होता है अंडाणु। ये क्या है, अंडाणु। ये मुख्य दो है, इससे ये लड़की का हार्मोन निकलता है, ये होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। याद रखिए, वृषण और अंडाणु। वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन, अंडाणु में शुक्राणु का निर्माण होता है लड़कियों के लिए एस्ट्रोजन। समझ में आ गया, ये मुख्य दो है। अब बात करेंगे हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में।
किसका बात करेंगे हम लोग? अब हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जो मुख्यतः गला में पाया जाता है। ये वाला थायराइड ग्रंथि जो मुख्यतः गला में पाया जाता है, गला फूल जाता है। और थायराइड ग्रंथि में क्या निकलता है? इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? इससे होता है आपका घेंगा नामक रोग होता है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, यानी इसकी कमी के कारण। और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका एड्रिनल ग्रंथि। क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि। और ये एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। एड्रिनल ग्रंथि होता है आपका लीवर में, ये वाला लीवर में होता है। और एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन के कारण से होता है? ये होता है एड्रिनल हार्मोन के कारण से कमी से होता है, ठीक है। और इसका मुख्य क्या है? अगर किसी का एड्रिनल हार्मोन की अगर कमी है, उससे क्या क्या उपाय होता है, नहीं उससे क्या क्या रोग होता है? उससे आपका गुस्सा में कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आपका गुस्सा बढ़ेगा। और क्या बढ़ता है? चिंता होगी, ठीक है, चिंता होगी। और क्या आएगा? क्रोध आएगा, ठीक है। और वो मतलब तनाव में रहेगा अगर एड्रेनलिन हार्मोन की किसी का कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग के पास अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? इससे इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या है? ये शुगर में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ही शुगर होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़। किसी का अगर इंसुलिन की कमी है, उससे वो उसका मतलब शुगर हुआ है, यानी उसका मधुमेह हो गया है, ठीक है। अब देखिए, तो इतना दूर हम लोग ये सब जान लिए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर आता है? पीयूष ग्रंथि रहता है आपका ब्रेन में, ठीक है। फिर थायराइड कहाँ पर होता है? गला में, गला का फूलना। एड्रिनल ग्रंथि लीवर में, अग्नाशय भी वहीं पर, ठीक है। तो इतना दूर आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ। और लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। थायरोक्सिन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, किसका क्या होता है, सब कुछ हम लोग अभी जान लिए, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कायांतरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी कायांतरण पढ़ेंगे, ठीक है। ये कायांतरण क्या होता है? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो कायांतरण आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, जंतुओं में जनन। मैं कायांतरण को और एक बार आपको दिखा देता हूँ। कायांतरण उसे ही कहेंगे, काया का पलटना, काया चेंज होना, यानी कायांतरण। यानी जैसे कि मेढक, ठीक है, वो उसका रूप बदलता है। जब किसी बॉडी में परिवर्तन होगा, उसका मन में परिवर्तन होगा, उसे ही हम लोग कहेंगे कायांतरण। कोई मेढक का बच्चा, यानी जब मेढक अंडा देता है, वो अंडा कहाँ पर रहता है? पानी में। फिर वो थोड़ा सा बच्ची जब रहता है अंडा को, वो उसको कौन रखता है? मछली। फिर वो धीरे 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 होकर मेढक का रूप ले लेता है। और वही मेढक का रूप मेढक में क्या होता है, किसके कारण से होता है? वो होता है आपका, ये जो कायांतरण किसके कारण से होता है? ये होता है आपका थायरोक्सिन एसिड के कारण, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। किसके कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। मेढक की गला फूलता है इसलिए चिल्लाता है, किसके कारण? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। इसका भी थायरोक्सिन हार्मोन है, इसे कीट हार्मोन कहते हैं। यानी लार्वा से वयस्क बनने की इस प्रक्रिया को ही कायांतरण कहते हैं। यानी छोटा से बड़ा बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं सम्मिलित रूप से, ठीक है। इतना दूर कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब है किशोरावस्था में जननात्मक स्वास्थ्य। देखिए सभी किशोरावस्थियों यानी सभी जो यौवनारंभ में हो, वो सभी का जननात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा रखना ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में संतुलन आवश्यक है। यही सही स्वास्थ्य है, यही सही स्वास्थ्य है कि आपको स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, सफाई में नियंत्रित रखना चाहिए, नियमित रूप से पालन सफाई को करना चाहिए, साथ ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। तभी आपका शरीर पूरा एकदम सही रहेगा, ठीक है। आप मान लो, ठीक है, आप मान लो आप एक घर बना रहे हो, आप एक घर बना रहे हो, सबसे पहले ईंट दे रहे हो, ठीक है, फिर मसाला दे रहे हो सीमेंट का, फिर धीरे धीरे दीवार खड़ा कर रहे हो। और उसी दीवार खड़ा करते 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 अगर आप बीच में कोई गलती कर दोगे, तब जब ऊंचा घर आप जब बिल्डिंग ठोकोगे तो बिल्डिंग तो गिर जाएगा, गिरेगा ही ना, क्यों? आप नीचे से ख़राब किए हो। तो अभी आपका एज है 17-18 साल, ठीक है, 15-16 साल। और 15-16 साल में ही अगर आप अपने शरीर में नियंत्रित नहीं रखोगे तो बड़े होते 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 होते
आपका जो तबीयत है वो बिगड़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए शरीर का भी ध्यान देना चाहिए किशोरावस्था में। ठीक, अब देखिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं। किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कुछ आहार होते हैं, जैसे कि होता है शक्ति देने की आहार। ठीक है, फिर होती है आपका शरीर की वृद्धि और विकास वाले आहार। ठीक, फिर होता है बीमारियों से सुरक्षा वाले आहार। इस टाइप का कुछ आपका है। बेसिकली यहाँ पर तो ज़्यादा यहाँ पर इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, मगर आपका न्यू एडिशन बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ, जैसे कि शक्ति देने वाला आहार क्या क्या है। जैसे कि हो जाता है आपका चावल। ठीक है, चावल होता है। फिर होता है आपका गेहूँ, शक्ति देने वाला आहार। शक्ति देने वाला आहार क्या क्या है, चावल है, गेहूँ है, ज्वार, बाजरा, मकई, महुआ। इनमें तैयार पदार्थ जैसे कि सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ठीक है, ब्रेड, बिस्कुट, ये सभी शक्ति देने वाला आहार है। अब बात करते हैं हम लोग शरीर की वृद्धि वाला आहार। इसमें क्या क्या आता है, इसमें दाल आता है, चना आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है, दूध आता है, लस्सी आता है, पनीर होता है, दूध से बनी वस्तुएं जैसे कि खोआ, आइसक्रीम आदि, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, इससे प्रोटीन यानी शरीर की वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं, बीमारियों से सुरक्षा वाले आहार। ठीक है, इसमें सुरक्षा वाले आहार बीमारियों से क्या कहते हैं, हरी सब्जियां होता है, पत्तेदार सब्जियां और फल आदि, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लड़कियों को ज़्यादातर आयरन का टेबलेट दिया जाता है, लौह युक्त। ये इसमें क्या होता है, भोजन में लौह तत्वों की कमी से कमजोरी का आभास होता है, और भोजन में लौह तत्व अगर नहीं रहता है तो फिर क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। अगर भोजन में आयरन ठीक मात्रा में अगर नहीं मिल रहा हो तो आपके शरीर के लिए बहुत ही क्षतिकारक है, क्योंकि उससे आपको क्या हो सकता है, इससे आपको एनीमिया नामक रोग को सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ गया। तो एनीमिया रोग ना हो उसके लिए लड़कियों को ज़्यादातर देखिए, एक तो पीरियड्स के लिए उसके योनि से कितना सब ब्लड वगैरह निकलता रहता है, रक्त का प्रभाव होता है, और उसी से लोह का भी युक्त होता है। तो लोह को अपने शरीर में बचाए रखने के लिए लड़कियों को आजकल सरकार की ओर से अपने अपने स्कूलों विद्यालयों में आयरन का टेबलेट दिया जाता है, लोह युक्त। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है शारीरिक व्यायाम और महत्व। शारीरिक व्यायाम बहुत ही आवश्यक है किशोरावस्थाओं के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अपने बॉडी को मेंटेन करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है नशीली दवाओं। आजकल नशीली दवाओं का, ड्रग्स का निषाद हो रहा है। ठीक है, यानी हर चक्के में आपका नशीली दवाओं का तनाव मुक्त महसूस करवाया जा रहा है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। ठीक है, किसी ड्रग के सेवन से आप अच्छा अथवा तनावयुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही करना होगा। अगर आपको कोई मतलब बोला है कि ड्रग्स लेने से या नशा करने से शरीर के लिए अच्छी है तो आपको सीधा सीधी ना कर देना है। क्यों, क्योंकि ये नशीली दवा है, इसका सेवन एक बार कर लिया गया तो इसे छोड़ना नामुमकिन है, इसे छोड़ना नामुमकिन है। जैसे कि HIV नामक एक रोग, ये खतरनाक विषाणु द्वारा होता है, ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ठीक है, HIV, और इससे एड्स भी हो सकता है। तो इसी HIV का सीरीज भी लगाकर लोग ड्रग्स के रूप में ले रहे हैं। तो इस चैप्टर में किशोरावस्था की ओर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। और ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ किशोरावस्था का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था आपको ग्रंथि सब, हार्मोन सब और ऋतुस्राव। ये इतना आपका जानने की चीज़ें नहीं थी। पोषक तत्व कुछ नाम ही जानना था और कुछ उतना नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है आपके एग्जाम में। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही टॉपिक था, इतना पूरा कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में आपका क्या क्या आएगा देखिए। ये जो क्वेश्चन है प्रमुख शब्द जैसे कि एडम्स एप्पल, किशोरावस्था, एड्रीनल, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथि, एस्ट्रोजन, हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है, और बहुत कुछ है जैसे कि ये वाला पीयूष ग्रंथि, यौवनारंभ, जननात्मक, जितना भी है ये सभी का नोट्स आंसर, जैसे कि क्वेश्चन आएगा एडम्स एप्पल किसे कहते हैं उसका आंसर। ठीक है, फिर जैसे कि आ सकता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, पीयूष ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे टर्म 2 का। तो उसी सभी का आंसर, इसका सभी पूरा आंसर मैं पार्ट 3 में देने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बीच यानी किताब के बीच बीच से क्वेश्चन भी आने वाला है,
कहाँ से पूछ देगा किसी को मालूम नहीं, तो उससे भी मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट सब चीज़ें, ठीक है। और ये जो किताब का जो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न, इसको भी मैं कराने वाला हूँ आपके पार्ट 3 में, ठीक है। सो गाइस, जितना दूर मुझे लगा होगा कि आप लोग समझ ही गए होंगे एक्स एक्स क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, ऋतुस्राव क्या है, पीरियड्स क्या है, सबके बारे में आप लोग जान लिए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप लोग बुक में पढ़ेंगे, देखिए पूरा समझने आ जाएगा। एक्स एक्स गुणसूत्रों किसका है, लड़कियों का, एक्स वाई लड़कों का, तो सब कुछ समझा दिया गया है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलिए, ठीक है। एंड तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। चलिए।